हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। आज की वीडियो में हम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखी है वो जाके MPADPO फ्री क्लासेस 2025 की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में टोटल कितने सेक्शंस हैं? 10। टोटल 10 सेक्शन हैं और जितने MCQs पॉसिबल हो पाए हैं उतने हमने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। टोटल 45 MCQs हैं इस वीडियो में। जिन्होंने अभी तक पहले एक्ट नहीं पढ़ा है वो जाके पहले एक्ट पढ़िए, उसके बाद ही अटैम्प्ट करिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए कि आपने कितना सीखा है और कितना नहीं आता है आपको। ठीक है, तो आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि 1 अगस्त से हमारा फ्री MPADPO का बैच स्टार्ट हो चुका है। मंडे से सैटरडे तक क्लास होती है डेली मॉर्निंग 9 AM पे। ठीक है, तो जो चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये हमारी MPADPO की 4th क्लास है और आज तारीख है 5 अगस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन 1, ऑन विच डेट वॉज द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट इनेक्टेड? दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस तिथि को अधिनियमित किया गया था या राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी? ऑप्शंस देखेंगे, 1 मई, 20 मई, 1 जुलाई या फिर 1 अक्टूबर। करेक्ट आंसर क्या होगा? वीडियो को पॉज करके दीजिए। यस, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, 20 मई 1961 को इस अधिनियम को इनेक्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन विच डेट डिड द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 कम इनटू फोर्स? दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? 1 मई 1961, 1 जुलाई 1961, 1 अक्टूबर 1961 या फिर 20 मई 1961। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को पॉज करिए फिर आंसर करिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में कुल कितनी धाराएं हैं संशोधन सहित? 5, 6, 8 या 10? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961? दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू इन्फोर्स मैरिज रजिस्ट्रेशन, टू प्रोहिबिट डाउरी इन मैरिजेस, टू रेगुलेट डाइवोर्स प्रोसीजर्स या फिर टू वैलिडेट हिंदू मैरिजेस? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यस, टू प्रोहिबिट डाउरी इन मैरिजेस, विवाह में दहेज को प्रतिबंधित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, डाउरी मीन्स दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 के अनुसार दहेज का अर्थ है एनी प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, डावर या फिर बोथ A एंड B। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? बोथ A एंड B। ठीक है, एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। डावर को यानी कि महर को इंक्लूड नहीं करती है डाउरी की डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस डाउरी? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार निम्न में से कौन सा दहेज की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है? गिफ्ट्स गिवन वॉलंटरीली आफ्टर मैरिज, एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन इन कनेक्शन विद मैरिज, ओनली कैश गिवन बाय ब्राइड्स फैमिली या फिर प्रेजेंट्स गिवन ऑन बर्थडे? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन इन कनेक्शन विद मैरिज। ठीक है, विवाह के संदर्भ में दिया गया कोई भी संपत्ति या कीमती वस्तु। ठीक है, किसकी डेफिनेशन है? डाउरी की, दहेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज डाउरी अंडर सेक्शन 2? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार निम्न में से किसे धारा 2 के तहत दहेज नहीं माना जाता है? ऑप्शंस देखेंगे, प्रॉपर्टी डिमांडेड बाय ग्रूम्स फैमिली बिफोर मैरिज, ज्वेलरी डिमांडेड एज अ प्री कंडीशन फॉर मैरिज, डावर गिवन अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ या फिर कैश पेड बाय ब्राइड्स फादर ड्यूरिंग मैरिज सेरेमनी। किसे नहीं माना जाता है दहेज? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डावर, महर को। ठीक है,
जिन लोगों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई होता है उनके केस में डावर को डाउरी नहीं माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द मिनिमम पनिशमेंट अंडर सेक्शन 3 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 के अंतर्गत दहेज देने या लेने पर न्यूनतम दंड क्या है? ऑप्शंस देखेंगे, 2 years imprisonment and 10,000 fine, 3 years imprisonment and 25,000 fine, 5 years imprisonment and 15,000 fine, or the value of dowry whichever is more, या फिर ऑप्शन डी, नो पनिशमेंट इफ वॉलेंटरली गिवन। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? जब आप वहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए जितने भी पनिशमेंट वाले सेक्शंस हैं उनको बहुत ही अच्छे से याद करके जाना है। करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 5 years imprisonment and 15,000 fine, or the value of dowry whichever is more। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। एज पर सेक्शन 3 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हु शैल बी पनिश्ड? दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के अनुसार किसे दंडित किया जा सकता है? ओनली द पर्सन हु रिसीव्स डाउरी, ओनली द पर्सन हु गिव्स डाउरी, बोथ गिवर एंड रिसीवर ऑफ डाउरी, या फिर ओनली रिलेटिव्स ऑफ द ग्रूम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर सभी को आना चाहिए। यस, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ गिवर एंड रिसीवर ऑफ डाउरी। दहेज देने और लेने वाले दोनों को दंडित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10। इफ द कोर्ट डिसाइड्स टू अवॉर्ड लेस देन 5 years imprisonment अंडर सेक्शन 3, व्हाट मस्ट इट डू? यदि न्यायालय धारा 3 के तहत 5 वर्ष से कम की सजा देता है तो उसे क्या करना होगा? सीक परमिशन फ्रॉम हाई कोर्ट, गिव स्पेशल एंड एडिक्वेट रीजन इन जजमेंट, ऑब्टेन एफिडेविट फ्रॉम एक्यूज्ड, या फिर इशू नोटिस टू मैरिज रजिस्ट्रार। क्या करना होगा? यस, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, गिव स्पेशल एंड एडिक्वेट रीजन इज इन जजमेंट। ठीक है, निर्णय में विशेष और पर्याप्त कारण दर्ज करने होंगे कि क्यों उस व्यक्ति को जो प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट है, ठीक है, यानी कि मिनिमम 5 years से मिनिमम पनिशमेंट क्यों दी जा रही है, ये रीज़न उसमें मेंशन करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। What is the punishment under section 4 of Dowry Prohibition Act 1961 for demanding dowry? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत दहेज मांगने पर क्या सजा दी जाती है? क्या सजा दी जाती है? इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months, मिनिमम 6 months to 2 years, प्लस फाइन अप टू 10,000 रुपीज़, फाइन ओनली, या फिर नो पनिशमेंट इफ डिमांड नॉट रिटर्न। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? वीडियो को पॉज करिए फिर आंसर करिए। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, मिनिमम 6 months to 2 years इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन अप टू 10,000 रुपीज़, न्यूनतम 6 महीने से 2 साल तक का कारावास और 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टू अट्रैक्ट सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट द डिमांड फॉर डाउरी मस्ट बी। धारा 4 लागू होने के लिए दहेज की मांग कैसी होनी चाहिए? इन कनेक्शन विद मैरिज, ओनली आफ्टर मैरिज, इन रिटन फॉर्म ओनली, या फिर फ्रॉम ब्राइड ग्रूम्स फादर। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? यस, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, इन कनेक्शन विद मैरिज। विवाह के संदर्भ में होनी चाहिए वो मांग, तभी सेक्शन 4 उस पर अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। अंडर सेक्शन 4A ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, पब्लिशिंग एनी एडवर्टाइजमेंट ऑफरिंग मनी और प्रॉपर्टी इन रिटर्न फॉर मैरिज इज। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4A के तहत विवाह के बदले में धन या संपत्ति की पेशकश करने वाला कोई भी विज्ञापन प्रकाशित करना। ऑप्शंस देखेंगे, एनकरेज्ड इन सम केसेस, इलीगल एंड पनिशेबल, वैलिड इफ कंसेंट इज गिवन, या फिर ओनली एप्लीकेबल टू न्यूज़पेपर। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? सेक्शन 4A किससे डील करता है? बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट, और ऐसा कोई भी प्रकाशन जो कि संबंधित हो शादी से, कि अगर कोई भी इस तरीके का विज्ञापन हो कि अगर कोई भी मेरे लड़के से या लड़की से शादी करेगा तो मैं उसको अपनी प्रॉपर्टी में शेयर दूंगा, अपने बिजनेस में हिस्सा दूंगा, ठीक है, या कोई भी इस तरीके का लालच, कैसा है? बैन है। और क्या है? ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इलीगल एंड पनिशेबल, गैर कानूनी और दंडनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए।
What punishment is prescribed under Section 4A for publishing an advertisement offering dowry? दहेज की पेशकश से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित करने पर धारा 4A के तहत क्या सज़ा निर्धारित की गई है? ऑप्शंस देखेंगे 3 months imprisonment and 5,000 fine, up to 6 months imprisonment or fine up to 15,000 और both, only fine या फिर no punishment। क्या पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 4A में? करेक्ट आंसर हो जाएगा अप टू 6 months इम्प्रिजनमेंट और फाइन अप टू 15,000 और बोथ, 6 महीने तक का कारावास या 15,000 जुर्माना या दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एज पर सेक्शन 5 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, एनी अग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी इज। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के अनुसार दहेज लेने या देने के लिए किया गया कोई भी समझौता कैसा है? Valid and enforceable only if signed by bride's father, void and has no legal effect, या फिर permitted under special custom। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? वीडियो को पॉज कर लीजिए फिर आंसर करिए। यस, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, void and has no legal effect। सेक्शन 5 किससे डील करता है? सेक्शन 5 डील करता है अग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी टू बी वॉइड। ठीक है, कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जो डाउरी से रिलेटेड है, ठीक है, वो वॉइड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 16। एज पर सेक्शन 6 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, एनी डाउरी रिसीव्ड बाय समवन अदर दैन द वुमन मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू हर विद इन। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के अनुसार यदि किसी अन्य व्यक्ति को दहेज प्राप्त होता है तो उसे कितने समय के भीतर वह दहेज स्त्री को सौंपना होगा? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शंस देख लेंगे 30 days फ्रॉम रिसीट, 90 days फ्रॉम मैरिज, 1 year फ्रॉम मैरिज और नो सच टाइम लिमिट। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? यस, ऑप्शन बी 90 days फ्रॉम मैरिज, विवाह की तारीख से 90 दिन। देखिए ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है। 3 कंडीशन दी हैं हमें सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 किससे डील कर रहा है? डाउरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ और हर हेयर्स, ठीक है, वाइफ और हर हेयर्स, ठीक है, वारिसों से संबंधित है ये सेक्शन। तो वैसे तो 3 कंडीशन यहाँ पे दी हैं और तीनों ही कंडीशन में क्या है कि 90 days ही है, ठीक है, 3 महीने की समय टाइम लिमिट दिया गया है। अगर क्या क्या है कंडीशन? पहली कंडीशन है अगर डाउरी जो है शादी के पहले प्राप्त होती है, बिफोर मैरिज होती है, तो 3 months आफ्टर द डेट ऑफ मैरिज, ठीक है, आफ्टर द डेट ऑफ मैरिज, आफ्टर डेट ऑफ मैरिज। जो दूसरी कंडीशन है वो बात कर रही है जो दहेज प्राप्त हुआ है वो एट टाइम ऑफ मैरिज या फिर आफ्टर मैरिज, ठीक है। उसमें भी क्या है 3 months है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट। कि तीनों चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है जिससे कि आपका क्वेश्चन किसी भी क्लॉज के अकॉर्डिंग आ जाए, आपको वो चीज़ आती हो। और क्लॉज 3 क्या बात कर रहा है कि अगर जो वुमन है वो माइनर है तो उस केस में जिस दिन वो 18 years की हो जाएगी, ठीक है, उस तारीख से विद इन 3 months। ये तीनों कंडीशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर फेलिंग टू ट्रांसफर डाउरी टू द वुमन एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 6? धारा 6 के तहत किसी स्त्री को दहेज न सौंपने पर क्या दंड है? ऑप्शंस देखेंगे मिनिमम 6 months एंड अप टू 2 years imprisonment प्लस फाइन अप टू 10,000 रुपीज़, 1 year imprisonment ओनली, 15,000 फाइन ओनली, या फिर नो पनिशमेंट। तो क्या है ऐसे व्यक्ति को दंड? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिनिमम 6 months एंड अप टू 2 years imprisonment प्लस फाइन अप टू 10,000 रुपीज़। न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 2 वर्ष का कारावास प्लस 10,000 तक जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 18। अंडर सेक्शन 6 द पर्सन रिसीविंग डाउरी अदर देन द वुमन मस्ट ट्रांसफर इट टू हर विद इन। धारा 6 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति स्त्री के अलावा दहेज प्राप्त करता है
तो वह दहेज स्त्री को कितने समय के भीतर सौंपना होगा? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शंस देखेंगे पहले। 15 डेज, 30 डेज, 90 डेज या फिर नो टाइम लिमिट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 90 डेज, ठीक है, 90 दिनों के अंदर। 3 अलग अलग कंडीशन वहाँ पे दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 एनी डाउरी रिसीव्ड मस्ट बी हैंडेड ओवर टू। धारा 6 के अनुसार प्राप्त हुआ दहेज किसे सौंपना आवश्यक है? ऑप्शंस देखेंगे। ब्राइड्स फादर, ग्रूम, वुमन इन हुज मैरिज इट इज गिवन, एल्डर्स ऑफ द फैमिली। किसको वापस करना है दहेज को? वुमन इन हुज मैरिज इट इज गिवन, जिस स्त्री के विवाह में दहेज दिया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द वुमन इन हुज मैरिज द डाउरी वॉज गिवन डाइज विद इन 7 years एंड विदाउट रिसीविंग इट, देन यदि जिस स्त्री के विवाह में दहेज दिया गया हो उसकी मृत्यु विवाह के 7 वर्षों के भीतर हो जाए और उसने दहेज प्राप्त ना किया हो, तो दहेज किसको दे दिया जाएगा? डाउरी शैल बिलोंग टू द पेरेंट्स, डाउरी शैल गो टू द वुमन्स चिल्ड्रन, डाउरी शैल बी हैंडेड टू हर हेयर्स, या फिर ऑल एबव। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन डी, ऑल एबव, ठीक है। ऐसी स्त्री का जो दहेज है अगर वो ख़त्म हो गई है शादी के 7 सालों के अंदर अदर देन द नेचुरल कॉज, तो जो डाउरी है वो वापस कर दी जाएगी उसके पेरेंट्स को, उसके माता पिता को, बच्चों को और उसके उत्तराधिकारियों को, ठीक है, जो भी हों उनको दे दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर रिटेनिंग डाउरी अनलॉफुली अंडर सेक्शन 6। धारा 6 के अंतर्गत दहेज को अवैध रूप से अपने पास रखने पर क्या सज़ा हो सकती है? अप टू 6 months ओनली, मिनिमम 6 months, अप टू 2 years इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन अप टू 10,000 रुपीज़, 5,000 फाइन ओनली, या फिर नो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मिनिमम 6 months, अप टू 2 years प्लस इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन अप टू 10,000। न्यूनतम 6 महीने से अधिकतम 2 वर्ष का कारावास और 10,000 जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन इग्नोरेंस ऑफ द लॉ about transferring dowry be used as a valid defense under section 6। क्या धारा 6 के तहत यह कहना कि दहेज सौंपना था ये पता नहीं था एक वैध बचाव माना जाएगा? ऑप्शन देख लेंगे। येस, इट इज़ अ वैलिड एक्सक्यूज ओनली इफ द पर्सन इज इलिटरेट, नो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, या फिर डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ डाउरी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। नहीं, कानून की जानकारी ना होना कोई बहाना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ अ पर्सन फेल्स टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी डाउरी प्रॉपर्टी टू द वुमन एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 6 व्हाट मे द कोर्ट डू। यदि कोई व्यक्ति धारा 6 के तहत महिला को दहेज की संपत्ति सौंपने में असफल होता है तो न्यायालय क्या कर सकता है? कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर, कोर्ट में पास अ रिटन ऑर्डर डायरेक्टिंग ट्रांसफर ऑफ सच प्रॉपर्टी, कोर्ट में इम्पोज सिविल फाइन ओनली, या फिर कोर्ट कैन सेंड मैटर टू पंचायत। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कोर्ट में पास अ रिटन ऑर्डर डायरेक्टिंग ट्रांसफर ऑफ सच प्रॉपर्टी। न्यायालय संपत्ति के हस्तांतरण हेतु लिखित आदेश पारित कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, as per section 7 of Dowry Prohibition Act, which of the following statement is true? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 7 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर, कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑन इट्स ओन, कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑन अ कंप्लेंट बाय सर्टेन पर्सन्स, FIR इज नॉट नीडेड इन डाउरी केसेस। क्या सही आंसर हो जाएगा? यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑन इट्स ओन। ठीक है, क्या बोल रहा है सेक्शन 7 कि कोर्ट अपने खुद के संज्ञान पे या फिर पुलिस रिपोर्ट पे या फिर अग्रीव पर्सन की कंप्लेंट पे या उसके माता पिता की कंप्लेंट पे या फिर किसी रिलेटिव की कंप्लेंट पे संज्ञान में लिया जा सकता है ऐसा मामला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग जो बेस्ट ऑप्शन आंसर हो सकता है वो क्या होगा? ऑप्शन बी, कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑन इट्स ओन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 हु इज़ ऑथोराइज टू फाइल अ कंप्लेंट इन डाउरी केसेस। धारा 7 सबसेक्शन 1 के तहत दहेज मामलों में शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत व्यक्ति कौन है? एनी नेबर, पुलिस ऑफिसर ओनली, एग्रीव्ड पर्सन, हर पेरेंट्स और ऑथराइज पर्सन या फिर मीडिया पर्सन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पुलिस ऑफिसर ओनली। ठीक है, यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिए हैं उनके हिसाब से ये है। बाकी सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि किसी पुलिस रिपोर्ट पे या फिर सुओ मोटू कॉग्निजेंस हो सकता है कोर्ट का, या फिर कंप्लेंट बाय अग्रीव्ड पर्सन, ठीक है, या फिर कंप्लेंट बाय हर पेरेंट्स और रिलेटिव्स। ठीक है, इनकी कंप्लेंट्स पर क्या है कि मामला दर्ज किया जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे ऑप्शन सी दिया है हमें, एग्रीव्ड पर्सन दिया है, पेरेंट्स दिया है और ऑथराइज पर्सन दिया है, रिलेटिव नहीं दिया है। इसीलिए हमें ऑप्शंस को बहुत ही अच्छे से एलिमिनेट करना होगा एग्ज़ाम में। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ बी और सी में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो बेस्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पुलिस ऑफिसर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 विच कोर्ट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। ठीक है, धारा 7 उपधारा 2 के अनुसार इस अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई किस न्यायालय में की जा सकती है? एनी सिविल कोर्ट, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फैमिली कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ओनली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन बी, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, किस किस की कोर्ट में ये सुनवाई हो सकती है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, JMFC एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। अंडर सेक्शन 8 ऑफेंसेस अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आर। धारा 8 के अनुसार दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध कैसे माने जाते हैं? नॉन कंपाउंडेबल एंड बेलेबल, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल एंड बेलेबल या फिर नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, नॉन कंपाउंडेबल एंड बेलेबल। गैर शमनीय, अशमनीय और जमानती, ऐसे केसेस में बेल तो हो जाती है लेकिन नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैटर जो है कोर्ट तक पहुंच गया है तो उसे आप आपस में नहीं सुलझा सकते, अब कोर्ट ही उसका जजमेंट देगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजो टू सेक्शन 8 व्हेन कैन एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट बी ट्रीटेड एज कॉग्निजेबल। धारा 8 के अपवाद के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध को कब संज्ञेय माना जाएगा? ऑप्शन देखेंगे, व्हेन द कंप्लेंट इज मेड बाय पुलिस, व्हेन द ऑफेंस इन्वॉल्व्स क्रुएलिटी अंडर सेक्शन 498 AIPC, व्हेन द डाउरी एक्सीड्स ₹1 लाख या फिर व्हेन द हाई कोर्ट डायरेक्ट्स। वैसे तो इस सेक्शन में कोई ऐसा प्रोविज़ो नहीं दिया है, कोई भी ऐसे स्पेसिफिक क्राइम्स ऑफेंस नहीं बताए गए हैं जहाँ पे उसे कॉग्निजेबल माना जाए। ठीक है, सिंपल सी बात कही गई है कि अगर CRPC अप्लाई होगी अगर जो मामला है वो संज्ञेय है तो। अगर अब हम इन ऑप्शंस को देखें तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? यस, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, व्हेन द ऑफेंस इन्वॉल्व्स क्रुएलिटी अंडर सेक्शन 498 AIPC, जब अपराध में धारा 498 AIPC के अंतर्गत क्रूरता शामिल हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज पर सेक्शन 8A of the Dowry Prohibition Act, in cases where a person is prosecuted for demanding dowry, who bears the burden of proving that no such demand was made? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 8A के अनुसार यदि किसी व्यक्ति पर दहेज मांगने का अभियोजन चलता है तो यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी कि दहेज की मांग नहीं की गई थी किस पर होगी? ऑप्शंस देखेंगे, ऑन द कंप्लेनेंट, ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ऑन द एक्यूज्ड पर्सन या फिर ऑन द मजिस्ट्रेट। तो किसका आंसर, क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑन द एक्यूज्ड पर्सन, अभियुक्त व्यक्ति पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एज पर सेक्शन 8B ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, हु हैज़ द अथॉरिटी टू अपॉइंट डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 8B के अनुसार दहेज निषेध अधिकारी को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन सी, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, राज्य सरकार को ये अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। अंडर सेक्शन 8B विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर? धारा 8B के तहत निम्न में से कौन दहेज निषेध अधिकारी का कार्य है? क्या कार्य है? टू अरेस्ट विदाउट वारंट, टू प्रेजेंट डाउरी आइटम्स इन कोर्ट, टू प्रिवेंट एंड कलेक्ट एविडेंस ऑफ डाउरी ऑफेंसेस, या फिर टू कंडक्ट मैरिज सेरेमनीज? क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? वीडियो को पॉज करके आंसर करिए। यस, ऑप्शन सी, टू प्रिवेंट एंड कलेक्ट एविडेंस ऑफ डाउरी ऑफेंसेस, दहेज अपराधों को रोकना और उनके साक्ष्य एकत्र करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर सेक्शन 8B subsection 4 of the Dowry Prohibition Act 1961, the state government may consult an advisory board. What is the composition of this advisory board? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 8B की उपधारा 4 के अनुसार राज्य सरकार एक सलाहकार मंडल से परामर्श ले सकती है। इस सलाहकार मंडल की संरचना क्या होती है? जजेस एंड पुलिस ऑफिसर्स ओनली, पर्सन इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ वुमेन, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ओनली, या फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया जाएगा उसमें जो मेंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, कौन होंगे वो मेंबर्स? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन बी, पर्सन इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ वुमेन, महिलाओं के कल्याण में रुचि रखने वाले व्यक्ति। कौन कौन होंगे? सोशल वेलफेयर वर्कर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8B subsection 4 of the Dowry Prohibition Act 1961, what is the maximum number of members that the advisory board may consist of? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 8B की उपधारा 4 के अनुसार सलाहकार मंडल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 3 members, 5 members, 7 members या फिर 9 members? क्या होगा आंसर इसका सही? ऑप्शन बी, 5 members। ठीक है, 5 सदस्य होंगे जिनमें से एटलीस्ट 2 वुमेन्स होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2021, what key principle did the Supreme Court lay down regarding the definition of dowry? सतबीर सिंह बनाम राज्य हरियाणा 2021 के मामले में दहेज की परिभाषा को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया? Any post-marriage demand is always dowry. Only gifts given before marriage can be considered dowry. A demand for money is not dowry unless it is in connection with the marriage. या फिर every form of gift is treated as dowry. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन सी, A demand for money is not dowry unless it is in connection with the marriage. ठीक है, जब तक धन की मांग का विवाह से संबंध ना हो वह दहेज नहीं मानी जाएगी। Next question. What did the Supreme Court clarify in Appa Sahib versus State of Maharashtra regarding the word dowry? Appa Sahib बनाम महाराष्ट्र राज्य 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज शब्द को लेकर क्या स्पष्ट किया? Dowry means any demand made by bridegroom. Dowry includes all traditional gifts. Dowry refers to demands connected directly or indirectly with marriage, या फिर dowry includes meher? क्या सही हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, डाउरी रेफर्स टू डिमांड कनेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद मैरिज। दहेज का तात्पर्य उन मांगों से है जो विवाह से सीधे या परोक्ष रूप से संबंधित हों। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज एम्फेसाइज्ड इन विद्या देवी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2004 बाय द कोर्ट इन डाउरी डेथ केसेस? विद्या देवी बनाम बिहार राज्य 2004 में दहेज मृत्यु मामलों में न्यायालय ने क्या महत्व दिया? डायरेक्ट एविडेंस इज ऑलवेज नेसेसरी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कैन बी इनफ, FIR मस्ट बी लॉन्च्ड विद इन 7 days, डाउरी डेथ इज ओनली कंसिडर्ड इफ डिमांड कंटिन्यूज आफ्टर 1 year ऑफ मैरिज।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कैन बी इनफ। ठीक है, दहेज मृत्यु मामलों में न्यायालय ने कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी पर्याप्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज हेल्ड इन इकबाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2015 रिगार्डिंग बर्डन ऑफ प्रूफ। इकबाल सिंह बनाम पंजाब राज्य 2015 में दहेज मृत्यु के मामलों में प्रमाण का भार किस पर है, इस बारे में क्या निर्णय दिया गया? इट ऑलवेज लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन, वंस इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाउरी डेथ आर प्रूव्ड, presumption under evidence act applies, only dying declaration is enough, dowry must be proved beyond all doubts। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी, वंस इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाउरी डेथ आर प्रूव्ड, प्रिजम्पशन अंडर एविडेंस एक्ट अप्लाइज। ठीक है, जैसे ही दहेज मृत्यु के तत्व सिद्ध हो जाते हैं, साक्ष्य अधिनियम के तहत अनुमान लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडर सेक्शन 9 of the Dowry Prohibition Act, the state government can make rules for which of the following purpose? Appointment of advisory boards only, defining dowry under local custom, carrying out the purpose of this act, या फिर amending provision of the IPC। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न में से किसके लिए नियम बना सकती है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? कैरिंग आउट द पर्पजेस ऑफ द एक्ट, अधिनियम के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ पावर डज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव अंडर सेक्शन 10 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत केंद्र सरकार को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शंस देखेंगे, टू प्रोसिक्यूट द एक्यूज डायरेक्टली, टू ओवरराइड स्टेट रूल्स, टू मेक रूल्स बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, या फिर ऑप्शन डी, टू डिसाइड ऑन मैरिजेबल एज। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, टू मेक रूल्स बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। ठीक है, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, What key interpretation regarding dowry was made by the Supreme Court in S. Gopal Reddy versus State of Andhra Pradesh 1996? एस गोपाल रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1996 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज के बारे में कौन सी महत्वपूर्ण व्याख्या दी? Dowry includes any customary gift given at the time of marriage. Dowry must be interpreted strictly under the Evidence Act. The definition of dowry should be interpreted in the context of section 304B IPC, या फिर any post marriage demand automatically becomes dowry। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी, the definition of dowry should be interpreted in the context of section 304B IPC। दहेज की परिभाषा की व्याख्या भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के संदर्भ में की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन डिड द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट गिव इन वेमूरी वेंकटेश्वरलू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1992 रिगार्डिंग डाउरी। वेमूरी वेंकटेश्वरलू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1992 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने दहेज के संबंध में कौन सा महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया? Meher is included in the definition of dowry. Customary payments and meher do not fall within the scope of dowry under the act. All wedding gifts are to be considered dowry, या फिर there is no need to connect demand with marriage। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, customary payments and meher do not fall within the scope of dowry under the act। ठीक है, पारंपरिक भुगतान और मेहर की परिभाषा, मेहर दहेज की परिभाषा में नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है। A's family demand a car from B's parents during the engagement ceremony, saying it was essential for status. The marriage took place after a month. Can this demand be considered dowry under the Dowry Prohibition Act 1961? ए के परिवार ने सगाई समारोह के दौरान बी के माता पिता से एक कार की मांग की, यह कहते हुए कि यह प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक है। विवाह 1 महीने बाद हुआ। क्या यह मांग दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज मानी जाएगी? ऑप्शंस देखेंगे, यस, बिकॉज,
The demand was linked to the marriage. No, because it was before the marriage. No, because it was a gift, not a demand. Yes, because any property asked by groom side is dowry. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए. यस, बिकॉज द डिमांड वॉज लिंक टू द मैरिज. ठीक है, क्योंकि यह मांग विवाह से जुड़ी हुई है, इसलिए ये दहेज मांगी जाएगी. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के सेशन का. ड्यूरिंग द वेडिंग ऑफ ए एंड बी, A's parents gave gold jewelry worth rupees 5 lakh to her voluntarily as per family tradition. No demand was made by B or his family. Is this considered dowry under the act? ए और बी की शादी के दौरान ए के माता पिता ने पारंपरिक परंपरा के अनुसार स्वेच्छा से 5 लाख के सोने के आभूषण दिए. बी या उसके परिवार की ओर से कोई मांग नहीं की गई थी. क्या इसे अधिनियम के तहत दहेज माना जाएगा? यस, बिकॉज इट वॉज अ वैल्यूएबल गिफ्ट. नो, बिकॉज नो डिमांड वॉज मेड. येस, बिकॉज इट एक्सीडेड ₹50,000. नो, बिकॉज इट वॉज गिवन टू द ग्रूम. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नो, बिकॉज नो डिमांड वॉज मेड. इसे दहेज नहीं माना जाएगा क्योंकि कोई मांग नहीं की गई थी. उन्होंने अपनी स्वेच्छा से, ठीक है, वॉलंटरीली विद लव एंड अफेक्शन वो चीज़ अपनी बेटी को दी है. ठीक है, तो आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा. तो हमारे चैनल पे जो क्लासेस चल रही हैं उसमें हमने 2 एक्ट कवर कर लिए हैं. प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है, और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट विद MCQs. ठीक है, और यहाँ पे हमारे आज डाउरी प्रोहिबिशन के भी MCQs कंप्लीट हो गए हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम यानी कि कल सुबह मिलेंगे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट पढ़ेंगे. ठीक है, और नेक्स्ट डे फिर हम उसके MCQs करेंगे. तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए. बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही हैं ADPO की, और टाइम होता है मॉर्निंग 9 AM. ठीक है, वैसे तो 9 से 10 के बीच में वीडियो अपलोड हो जाती है. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.